नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत चौहान एजुकेशन इम्पॉस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का ये दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर थोड़ा फैक्चुअल था इसलिए बोरिंग था। ये चैप्टर कंसेप्चुअल है इसलिए थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। चैप्टर है द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि अर्थ की ओरिजिन कैसे हुई, अर्थ इवॉल्व कैसे हुई और अर्थ पे लाइफ की एग्जिस्टेंस कैसे हुई। ओरिजिन ऑफ द अर्थ से रिलेटेड दो थियरीज हैं, अर्ली थियरीज और मॉडर्न थियरीज। अर्ली थियरीज में है नेबुलर हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस को इमैनुअल कांट ने दिया था, बाद में लैप्लास ने इसे रिवाइज किया था। फर्दर ऑटो स्मिथ और कार्ल वाइजेस्कर ने अगेन इसे रिवाइज किया था। मतलब ये थियरी समय समय पे इवॉल्व होती रही। अब ये देखते हैं कि ये नेबुलर हाइपोथेसिस क्या कहती है। दोस्तों, नेबुला होता है हॉट गैसेस और कॉस्मिक डस्ट का क्लाउड। तो ये थ्योरी कहती है कि जब सन अपने अर्ली फेज में था, तो एक गैसियस क्लाउड इसके अराउंड स्लोली रोटेट कर रही थी। अब ये इसे सोलर नेबुला कहा गया। ये हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बनी थी। अब इन डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस में फ्रिक्शन हुआ, कोलिजन हुआ और ये डिस्क शेप में एक क्लाउड बन गई। और यही डिस्क शेप की क्लाउड बाद में प्लेनेट का फॉर्म ले लेती है थ्रू द फोर्सेस ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स से ये गैसेस आपस में अट्रैक्ट होके एक प्लेनेट का फॉर्म ले लेती हैं। तो इस तरीके से हमारे प्लैनेट्स बने। दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। पहले 9 हुआ करते थे, लेकिन 2006 में प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से एक्सक्लूड कर दिया गया। ये प्लैनेट्स हैं, सन है ये, सन के बाद मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और ये जो सोलर सिस्टम है ये मिल्की वे गैलेक्सी में है। मतलब हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी में है। तो गैलेक्सी क्या होती है? गैलेक्सी बिलियंस ऑफ स्टार से मिलकर बनी होती है और ऐसे ही बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हमारे यूनिवर्स में है। तो दोस्तों, आज ये जो हमारा यूनिवर्स है, जितना शांत दिखता है इतना शांत है नहीं। यहाँ इसमें बहुत सारी वॉयलेंट बॉडीज, ब्लैक होल्स प्रेजेंट है। अब देखते हैं मॉडर्न थियरीज। मॉडर्न थियरीज में है बिग बैंग थियरी या एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थियरी। 1920 में एडविन हबल ने कुछ एविडेंसेस प्रोवाइड किए जिससे पता चलता है कि यूनिवर्स आज भी एक्सपैंड कर रहा है। मतलब दो गैलेक्सी के बीच की डिस्टेंस आज भी बढ़ रही है। मतलब दो गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सबसे पहले यूनिवर्स नहीं था, तब एक स्मॉल वॉल्यूम का पॉइंट हुआ करता था। ये पॉइंट एक्सेसिवली स्मॉल था, जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना छोटा था ये। लेकिन इसकी डेंसिटी इनफाइनाइट थी, हाई डेंसिटी, इनफाइनाइट डेंसिटी, जिसको मतलब मेजर नहीं किया जा सकता। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितनी डेंसिटी थी। टेम्परेचर भी इनफाइनाइट था इसका। अब ये टाइनी बॉल 13.7 बिलियन है, ये 13.7 बिलियन ईयर एगो एक्सप्लोड हुआ, जिससे एक ह्यूज एनर्जी रिलीज हुई। अब ये अब ये एनर्जी, इसमें से कुछ पार्ट, एनर्जी का कुछ पार्ट मैटर में कन्वर्ट हो गया, जो यही मैटर आगे चल के प्लैनेट, गैलेक्सीज, स्टार्स बनाएंगी। इस एक्सप्लोजन के 3 लाख साल के अंदर अंदर यूनिवर्स का टेम्परेचर 45,000 डिग्री केल्विन तक गिर गया। और यहीं से राइज होता है एटॉमिक मैटर। मतलब एटॉमिक मैटर का फॉर्म यहीं से आता है। तो बिग बैंग थ्योरी में ये देखिए, ये सिंगुलरिटी, ये है पॉइंट जो जब यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करता था तब, और जब एक्सप्लोजन हुआ तो यूनिवर्स कुछ ऐसा था। ये गैलेक्सीज के बीच में डिस्टेंस कम है, फिर डिस्टेंस बढ़ा, अगेन डिस्टेंस बढ़ा, और ये फ्यूचर में डिस्टेंस बढ़ती जाएगी।
एक और थियरी है, मॉडर्न थियरी है, स्टडी स्टेट थियरी, ये हॉल्स ने दिया था। ये थियरी कहती है कि यूनिवर्स जो आज है वो पहले भी वही था और भविष्य में भी वही रहेगी, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे विद टाइम। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स। तो यूनिवर्स में मैटर और एनर्जी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थी। अब मैटर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो डेंसिटी भी डिफर कर रही थी, डेंसिटी डिफर कर रही थी तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी डिफर कर रहा था। अब ये इस ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते मैटर गॉट ड्रॉन टुगेदर, मतलब एक साथ आ गए, इकट्ठे हो गए ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते, और इससे गैलेक्सी का फॉर्मेशन होता है। अब इस गैलेक्सी में हाइड्रोजन एक्यूमुलेट होते गया। अब इस हाइड्रोजन एक्यूमुलेशन से लार्ज क्लाउड बन गया जिसे हम नेबुला कहते हैं। और इस नेबुला में कुछ लोकलाइज्ड क्लम्स होती हैं ऑफ गैसेस, लोकलाइज्ड क्लम्स ऑफ गैसेस होती हैं। वहाँ भी ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा था, वहाँ भी हाइड्रोजन गैस ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट हुई और इकट्ठी हो गई, जिससे स्टार बन गए। तो मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्टार, गैलेक्सी, प्लैनेट्स, इन सब में ग्रेविटेशन का बहुत बड़ा रोल रहा है। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। तो जो ये स्टार्स थे इनमें भी लोकलाइज्ड लम्प्स थे, मतलब लोकलाइज्ड गैसेस थी इस तरीके से। यहाँ भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर ही रहा था, जैसे मैंने आपको बताया ना भी कि ग्रेविटेशनल फोर्स स्टार्स, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स बनने में मेजर रोल, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स का मेजर रोल है। तो उसी तरीके से यहाँ भी लोकलाइज्ड लम्प्स थी, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा था। तो यहाँ भी गैसेस गॉट टुगेदर और एक कोर फॉर्मेशन होती है, मतलब ये गैसेस है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर ही रहा था, तो यहाँ पे कोर का फॉर्मेशन हुआ। अब ये जो क्लाउड है, जो रोटेटिंग क्लाउड है, इसका कंडेंसेशन हुआ। इसके चलते प्लेंटिसिमल्स, जो कि लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर बॉडीज अब बने, और ये लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज फिर कोलिजन और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के थ्रू स्टिक हो गई टुगेदर, मतलब एक साथ चिपक गई ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते, और इससे बनता है हमारा प्लैनेट। और यही छोटी छोटी बॉडीज प्लेंटिसिमल्स मिलके ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू मिलके प्लैनेट्स बनाती हैं। इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो जो अर्थ थी इनिशियली एक बैरन और रॉकी थी, मतलब यहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं थी, कोई प्रेसिपिटेशन नहीं, ये एक हॉट ऑब्जेक्ट थी और इसका एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना था, मतलब एक हॉट ऑब्जेक्ट ही थी। ये अपने एक्सिस पे रोटेट भी कर रही थी। तो हुआ ऐसा कि जो हायर डेंसिटी की मटेरियल थी वो कोर पे चले गए, सेंटर पे चले गए, ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रही थी। तो जो हायर डेंसिटी के मटेरियल थे वो सेंटर पे आ गए और जो लाइटर डेंसिटी के मटेरियल थे वो पेरीफेरी पे आ गए। तो जो सेंटर पे आ गए इससे बना कोर, और जो पेरीफेरी पे चले गए उससे बना क्रस्ट। तो जो कोर पे चले गए ये मेनली इसमें निकेल और आयरन होता है, तो इसकी डेंसिटी काफ़ी हाई होती है, शायद 13 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर क्यूब के अराउंड होती है। और जैसे जैसे हम सेंटर से क्रस्ट की तरफ जाते हैं तो डेंसिटी डिक्रीज होती है। अब अर्थ का स्ट्रक्चर लेयर्ड है, मतलब जैसे प्याज की लेयर होती है ना, लेयर बाई परत हम छीलते जाते हैं तो छोटा होता जाता है, वैसे ही अर्थ एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है। तो सबसे ऊपर होता है क्रस्ट, उसके बाद होता है मेंटल, उसके बाद आता है कोर। अर्थ का कोर सॉलिड है, इनर कोर सॉलिड है लेकिन आउटर कोर लिक्विड है। अब देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, अर्थ की एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। सबसे पहले देखते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। तो इसमें सबसे ज्यादा 78% के अराउंड नाइट्रोजन गैस होती है, उसके बाद 21% के अराउंड ऑक्सीजन, और बाकी 1% में
और सारी गैसेस आती हैं, जैसे आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, मीथेन, हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन, ये सारी गैसेस हैं। तो ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। अब स्टेजेज ऑफ इवोल्यूशन देखते हैं, एटमॉस्फेयर का भी और हाइड्रोस्फीयर का भी। तो जो अर्थ का अर्ली एटमॉस्फेयर था वो धीरे धीरे अब ठंडा हो रहा था। तो जो हॉट इंटीरियर है यही अर्थ के एटमॉस्फेयर को के इवोल्यूशन में रोल प्ले करने वाली है। कैसे? तो जो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ है, ये लिविंग वर्ल्ड ने भी इसको बहुत हद तक मॉडिफाइड किया है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। कैसे? देखते हैं। तो जो अर्ली एटमॉस्फेयर था उसको सोलर विंड ने स्ट्रिप ऑफ कर दिया, मतलब सोलर विंड आई और वो ड्रैग करके अर्ली एटमॉस्फेयर को लेके चली गई। अब जब अर्थ ठंडी हो रही थी तो बहुत सारी गैसेस और वाटर वेपर अर्थ के इंटीरियर से रिलीज हो रहे थे, और ये जो गैसेस थी मेनली वाटर वेपर तो था ही था, नाइट्रोजन था, कार्बन डाइऑक्साइड था, मीथेन था, एमोनिया था, और कुछ हद तक थोड़ी बहुत ऑक्सीजन था। और ये जो अर्थ के इंटीरियर से गैसेस निकलती हैं, आउटपोर होती हैं एटमॉस्फेयर में, इसे डीगैसिंग कहते हैं। डीगैसिंग, ये एक प्रोसेस है डीगैसिंग। और इसके साथ साथ कंटिन्यूअस वोल्केनिक इरप्शंस भी हो रहे थे, तो इसके चलते वाटर वेपर भी आ रहा था एटमॉस्फेयर में अर्थ के, और भी गैसेस आ रही थी। और जैसे जैसे अर्थ ठंडी हुई वैसे वैसे वाटर वेपर रिलीज होता गया, और ये वाटर वेपर कंडेंस होता गया, और कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में डिजोल्व हो ही चुकी थी, तो ये और फर्दर ठंडा कर दी, और कंडेंसेशन हुआ, और रेनफॉल हुए, और ये रेन वाटर अर्थ के डिप्रेशन में जाके डिपॉजिट हो गई। तो इससे बना हमारा ओशन। ये ओशन जब अर्थ बनी थी उसके 500 मिलियन साल के पहले पहले तक बन के तैयार हो गया था। तो माना जाता है ऐसा कि आज से 2500 से 3000 मिलियन ईयर्स एगो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिससे प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो वो एटमॉस्फेयर से CO2 और वाटर लेते हैं और बनाते हैं ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर को वापस कर देते हैं। तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी है प्लांट्स के लिए। तो ये 2500 से 3000 मिलियन ईयर एगो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हुई होगी, ऐसा माना जाता है। इवेंचुअली ओशंस वेर सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन, मतलब और कैपेसिटी उनके पास नहीं थी कि ऑक्सीजन को होल्ड कर पाए, इसलिए 2000 मिलियन साल पहले ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में फ्लड होने लगा, मतलब ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में बढ़ने लगा, और यहीं से फोटोसिंथेसिस भी और बढ़ने लगी, वेजिटेशन आया, प्लांट लाइफ आई, और भी फॉर्म ऑफ लाइफ आई। अब देखते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो जो इवोल्यूशन ऑफ अर्थ की लास्ट फेज थी ना, लगभग यही टाइम थी जब अर्थ पे लाइफ का इवोल्यूशन हो रहा था, क्योंकि उस टाइम ऑक्सीजन अबुंडेंस था, वेजिटेशन आ रही थी, फोटोसिंथेसिस हो रहे थे। तो मॉडर्न साइंटिस्ट मानते हैं कि सबसे पहले एक कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन के थ्रू एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जनरेट हुआ, और ये मॉलिक्यूल्स आपस में असेंबल भी हो जाते थे, और इसके साथ साथ ये अपने आप को मल्टीप्लाई भी कर लेते थे, डुप्लीकेट कर लेते थे, मल्टीप्लाई कर लेते थे, अगेन ये असेंबल हो जाते थे। हालांकि इस टाइम पे कोई होप ऑफ लाइफ नहीं थी, यहाँ पे कोई एग्जिस्टेंस, लाइफ की एग्जिस्टेंस नहीं थी, लेकिन फिर भी ये लाइफ लिविंग सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गए विद टाइम। अब ये बायोलॉजी का टॉपिक है, हमें ज्योग्राफी में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब ये हमें कैसे पता चलता है कि लाइफ उस टाइम एग्जिस्ट करती रही होगी? तो कुछ हमें रॉक्स में फॉसिल्स मिले हैं जो कि
3000 मिलियन साल पहले के हैं। तो इनका स्ट्रक्चर आज के ब्लू एल्गी से मिलता जुलता है। तो इससे हमें पता चलता है कि लाइफ की इवोल्यूशन आज से 3000 मिलियन साल पहले स्टार्ट हो गई थी। तो ये हम एज्यूम कर सकते हैं कि आज से लगभग 3800 मिलियन साल पहले लाइफ एग्जिस्टेंस में आई थी। तो दोस्तों ये था द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। हमने देखा अर्थ की ओरिजिन कैसे हुई थी, इवॉल्व कैसे हुई थी, लाइफ एग्जिस्टेंस में कैसे कैसे आई थी, एटमॉस्फेयर कैसे बना था, हाइड्रोस्फीयर कैसे बना था। इस चैप्टर का पूरा क्रक्स हमने इस पीडीएफ में डाल दिया है। कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी हैं एनसीईआरटी से हट के भी। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा एनसीईआरटी का ये चैप्टर पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिना पढ़े बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों आप बताएंगे कि ये वीडियो आपके लिए कैसी थी, इन्फॉर्मेटिव थी या नहीं, और इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। थैंक यू दोस्तों।